स्वागत है आप सभी का। और आज मेरी मेहमान अनामिका जैन अंबर, आप सब लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि देश की जानी मानी कवित्री हैं। विषय चाहे राष्ट्रवाद का हो, विषय चाहे नारी सम्मान का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, तमाम तत्वों का समावेश इनकी कविताओं में रहता है। सबसे पहले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ इस तरह से बैठी हुई हूँ। पहला सवाल मेरा यही है, सवाल नहीं करते, मुझे लगता है कविता से ही शुरुआत करते हैं। कौन सी कविता सुनाने वाली सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में? जब आपने कहा ही है कि कविता से शुरुआत करते हैं तो मैं कविता से ही शुरुआत करती हूँ। मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मरहम का मोहताज न जो, उस घाव को कविता कहते हैं। और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के, अंतर मन के मौन में गुंजित मीठे रस की धारा के शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। थैंक यू। आपने भावों की बात की। जब भी हम कविता की बात करें या किसी कहानी की बात करें तो उसमें भाव आते हैं, और आपने भावों की बात की। तो ये कविताएं जब भी आप लिखती हैं तो ये भावनात्मक प्रेरणा होती है या फिर कोई सामाजिक प्रेरणा होती है इसके पीछे? देखिए, कविता भावनात्मक प्रेरणा ही होती है। जब आप किसी सामाजिक घटना को देखते हैं और उसमें आप अपनी भावनाओं के साथ जुड़ते हैं तो ये भावनात्मक प्रेरणा ही होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि आप कविता तब तक लिख ही नहीं सकते जब तक कि आप अपनी भावनाओं के साथ वहाँ ना जुड़ें, चाहे मुद्दा कोई भी है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो सामाजिक कोई मुद्दा है, चाहे राजनीति से कोई ऐसी बात आपको दिखाई दे रही है जो आपको लगता है कि जिसमें आपकी भावनाओं के साथ आप जुड़े हैं। तो जब भावनाओं के साथ जुड़ते हैं तो आप कविता लिख लेते हैं। कविता लिख देते हैं। जी बिल्कुल। राजनीति की बात की और मैं वेट ही कर रही थी कि आप राजनीति तक आए हैं। क्योंकि अनामिका को हम सब जानते थे, लेकिन एकदम से जो आपका नाम कह सकते हैं कि चर्चाओं में आ गया, हर बच्चा बच्चा आपके नाम को जानने लगा, हर किसी की जुबान पे एक ही गाना था यूपी में बाबा। तो अब क्योंकि बिहार में भी चुनाव हैं तो बिहार की बारी है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं कविताएं लिखती हूँ और कविताएं राष्ट्रवाद के लिए गाती भी हूँ, लेकिन चुनावों की तैयारी नहीं करती हूँ। तो मतलब मैंने चुनाव की तैयारी नहीं की है। और रही बात यूपी में बाबा लिखने की, तो देखिए ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से से आती हूँ वो बुंदेलखंड का हिस्सा है, और वो पिछड़ा हुआ हिस्सा जैसे कहा जाता था, उस पर कभी भी किसी की नज़र नहीं पड़ी। मुझे यूपी में बाबा इसलिए लिखना पड़ा। लोग मुझसे हर बार ये सोचते भी हैं, जानना भी चाहते हैं कि आपने यूपी में बाबा क्यों लिखा, क्या ये कोई मुहिम थी या आपको ये कहा गया था? तो ये बिल्कुल अनप्लैंड है। मैं जिस हिस्से से आती हूँ वहाँ पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी। आज वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें देखी, ऐसे बदलाव देखे जहाँ पर हथियारों की फैक्ट्री है, या यदि मैं देखूँ तो वहाँ पर केन और बेतवा का ऐसा जोड़ है जिसके कारण जो भुखमरी थी, जो पानी से सबसे ज़्यादा जो त्रासदी होती थी, बाढ़ हुआ या सूखा हुआ। या उत्तर प्रदेश में हम देखें मंदिर का निर्माण हुआ जिसके लिए इतने सालों से लोग पूछ रहे थे। तो ये जो बदलाव हमने देखे हैं, उन बदलावों को देखने के बाद मैंने यूपी में बाबा एक उत्तर दिया था, और वो उत्तर एक प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न जिस वेग में आया था उसी वेग में उस उत्तर को दिया गया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उत्तर जो आपने दिया था ये उत्तर जनता की आवाज़ नहीं था। तो मैं उनको बता दूं कि हुआ क्या था उसके बाद। कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। मेरे इस गीत के लिखने की बात है कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा कहते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो ये अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चुनावों की तैयारी कर रही हूँ, मैं कविताएं लिख रही हूँ। बिहार के चुनाव के मद्देनजर कोई कविता लिखी है आपने? नहीं, अभी ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तैयारी है आप, मतलब कविता की तैयारी है? मैं कविताएं लिख रही हूँ। और देखिए, यहाँ जितने भी हम कोई भी बात करते हैं, हम किसी एक व्यक्ति विशेष की भावनाओं को लेकर कोई कविता नहीं लिखते हैं। हम जब भी कोई बात करते हैं, कोई भी कविता लिखते हैं, तो वो सभी के मन तक पहुँचती है और सभी अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेते हैं।
ऐसे ही राजनीति में भी होता है। आप जो एक राष्ट्रवाद को लेकर के एक बात आपने ऐसी कह दी है, तो उस विचारधारा के जिस जिस स्टेट में जिस जिस जगह लोग होंगे वो उससे जुड़ेंगे, फिर लगेगा कि अनामिका ने जो बात कही है वो उस चीज़ के लिए कही है। तो यदि मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ जो वहाँ के काम आने वाला है, तो हो सकता है वहाँ काम आ जाए। और बहुत मुखर होके बोलती हैं आप जी। तो ये कैसे अपने आप में आप पैदा करती हैं? हाँ, देखिए, मेरा मानना ये है जो सबका है वो किसी का नहीं है। लोग ये कहते हैं आप निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष। मेरे डिक्शनरी में निष्पक्ष जैसा कोई वर्ड नहीं है। आपको एक ना एक पक्ष लेना ही पड़ेगा, चाहे आप वो कोई सा भी ले रहे हैं। मैं खुल के कहती हूँ मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, और जो आंदोलनकारी जो मेरा तेवर है उसका कारण ये है कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बस वही रहता है वाकई। और इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरा पहला सवाल था, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप तो बहुत बार आवाज़ उठाती हैं जी। क्या कहीं ना कहीं आपका इसके पीछे निजी कोई भूमिका है, किसी तरह से रिलेट करती हैं? देखिए, यहाँ पर जितने पुरुष बैठे हैं उन सबसे मैं क्षमा चाहूँगी कि आप लोग बुरा मत मानिएगा। सभी मेरे ज़्यादातर कुछ मेरे रिश्तों से भी जुड़े हुए हैं और जानकार भी हैं। एक बात, अब नारी की आपने बात की है, तो एक बात जो हमेशा देखने को मिली है या झेलने को मिली है वो ये है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये करने की, वो भी नारी होकर। जो ये एक प्रश्न है जो उनके कभी शब्दों में होता है, कभी उनकी भावभंगिमा में होता है, या हमसे जिस वे में बात करते हुए जो ये प्रश्न होता है कि आप नारी हैं और आपने ये कर लिया, ऐसा हो कैसे गया, ये मुझे लगता है हर क्षेत्र में हर नारी को जूझना होता है, और ये बात सहनी भी होती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, वैसे आपने जब पूछा है कि इस बात की त्रासदी मेरे मंच पर मैंने सही है, यहाँ प्रसून भैया बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा नाम है, और वो जिस संजीदगी के साथ वहाँ बैठे हैं मैं उन्हें नमन भी करती हूँ, उनसे सीखते भी रहती हूँ। एक मंच था, मैं जब कवि सम्मेलनों के मंच पर आई, नई जब आई, मुझे लोग कहते हैं आप ट्रेंड सेटर हैं। उसका कारण ये रहा कि हमारे एक परंपरा चलती थी, कवित्री कविता पढ़ती थी और संचालक उसको कविता पढ़वाते थे। संचालक हमेशा एक सपोर्टर की भूमिका में रहते थे, वो उनको संभालते थे, कहीं यदि वो लड़खड़ा रही है तो, या फिर ऐसे माइक के साथ वाह वाह करना कि लोग ध्यान से सुनने लग जाते थे, क्योंकि कवित्री बिना संवाद के सीधे अपनी कविता या अपना गीत गज़ल सीधे पढ़ने लग जाती थी। जब मैं मंचों पे आई, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उस मंच पे थी, राजस्थान की बात है, जो संचालक थे उन्होंने ये बोला कि इधर ऐसा ऐसा सुना जाएगा और आप अपने कलेक्शन में जो आपको सुनाना है वो आप ये रखिएगा उसमें। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं तो जो तैयारी करके आई हूँ या जो मेरा मन है मैं तो वही सुनाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, आपको वो सुनाना होगा जो मैं कह रहा हूँ। इस बात पे हमारी अनबन हो गई और उन्होंने ये ठान लिया कि जब ये कविता पढ़ेगी तो उन्हें वाहवाह नहीं करनी या उन्हें ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जिससे लोग ना सुने। और मैं इस बात को महसूस कर रही थी, एक तो मैं नई थी मंचों पे, दूसरा मुझे अनुभव कम था। मैं जब खड़ी हुई और मैंने एक गज़ल के 1-2 शेर पढ़े, मतलब कविता पढ़ी, नहीं चली। जब मैंने पढ़ा, अपने मोहन की मैं सावरी हो गई, लोग कहने लगे बावरी हो गई, मेरे तन मन में बजने लगी सरगमें, होंठ से छू गई बांसुरी हो गई। ये पूरी गज़ल जब मैंने पढ़ी, मैं सामने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया बैठो 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 बैठो, नहीं सुनना है। उन्होंने भी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया। हालांकि मुझे आज, मैं कभी किसी को कोई जिम्मेदार नहीं समझती, ये उस समय की मानसिकता है कि मुझे ऐसे लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं ऑलमोस्ट रोने ही लग गई थी और मैं मंच के पीछे आकर के, जितना भरा हुआ था गुबार, पीछे फूट फूट के रोई। और फिर ये वर्ड और कानों में पड़े शब्द, बज गया ना बांसड़ा। अब ये सुनने के बाद मैंने वहाँ संकल्प लिया कि अनामिका, अब आपको कभी भी मंच पर किसी संचालक की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो कविता पढ़नी है आप जाकर के अपनी पिच खुद बनाएंगी। आप अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को अपने शब्दों से कैसे रोकेंगी, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगी। पहले अपना नाम लेंगी, उसके बाद आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगी। जिस समय आप कविता पढ़ रही होंगी उस समय कोई भी
कहीं भी चाय पानी पीने नहीं जाएगा, वरना मंचों पे यही होता था कि कवि सम्मेलन में कवित्री का जब मौका आता था वो समय उनका ब्रेक का समय होता था कि चलो भाई अब ये गीत गाएंगी, तब तक हम इधर उधर घूम के आ जाते हैं। कुछ लोग सर हिला रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने उस समय के कवि सम्मेलन अटेंड किए, लेकिन ये सच में यही होता था। मैंने इस मिथक को तोड़ा और मैंने ये एक संकल्प लिया कि मैं जो बोलूँगी मुझे वही सुनाना है, और मैंने ये किया। जिस पर है अधिकार हमारा हम वो ठिकाना छोड़ेंगे, जिस पर है अधिकार हमारा हम वो ठिकाना छोड़ेंगे। क्या लगता है चांद पे यूं ही आना जाना छोड़ेंगे, और जलन है जिसकी फितरत यारो उसको जलन मुबारक हो। हम तो अंबर कभी ना अपना हंसना हंसाना छोड़ेंगे, हम तो अंबर कभी ना। बहुत धन्यवाद। और इस वाक्य से, इस कविता से एक और वाक्य मुझे याद आया, जब आपको एक सम्मेलन में जाने से रोका गया था। हाँ, वो बिहार का ही था। मैं बोलना नहीं चाहती थी, आपने बोल दिया, अच्छी बात है। तो उस सम्मेलन में आपको जाने से रोका गया था। हाँ। उसके पीछे जो वजह थी, क्या वाकई ही आपकी कविताओं से या फिर बाकी रचनाओं से सरकार डरती है? देखिए, आपकी कविता से कोई भी बदलाव होता है, कोई भी बदलाव होता है, वो आपके लिए एक सकारात्मक बात है। वो ये लगता है कि इसका मतलब ये है कि आप असर कर रहे हो, आपकी बात जा रही है। मुझे सोनपुर मेले में जाने से रोका गया था, और सुनने में तो यही आया था कि अनामिका को ये बोला है कि वहाँ पे कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो श्रृंगार के गीत गज़ल हैं बस वही पढ़ना है, राजनीति की कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूँगी। जब फिर थोड़ी देर बाद ये भी आया कहने के लिए कि कहा गया मेरे से कि आपको राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं करनी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं जो राष्ट्रवाद की बात कर रही हूँ वो अपने आप में ही उनको ऐसे लग रहा है कि वो राजनीति की बात है। फिर उसके लिए मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुश्मन का हथियार नहीं हो पाएंगे। ज़रा आप लोगों का मन भी मांगती हूँ, थोड़ा सा मुझे बताना जीवंत है कि दुश्मन का हथियार नहीं हो पाएंगे, देश विरोधी धार नहीं हो पाएंगे। सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम गद्दार नहीं हो पाएंगे। जो मैं पूछना चाहती हूँ आपके शब्दों में आ जा रहा है। सरकारी भी आपने बोल दिया, सरकारी कभी भी कहा जाता है आपको। बड़े सारे डाउट्स हैं, वो क्लियर कर लेती हूँ। हाँ देखिए, उसमें वो एकदम क्लियर इसलिए कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। वो तो फिर जिसकी सरकार है आप उसके लिए लिख रहे हैं, वो उसे कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे जो जिस विचारधारा में मैंने कविता लिखी है, जो मेरे विचारधारा है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, यदि वो किसी से भी मिल रही है, किसी से भी, तो उसे फिर आप कोई भी नाम दे दीजिए, फिर आपके ऊपर है। मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन ये सरकारी सम्मेलनों में अपेक्षित होता है कि आप सरकार की नीतियों के खिलाफ ना जाएं। ऐसा तो कैसे आप अपनी कविता को सुरक्षित रखती हैं ताकि कोई दबाव महसूस ना करे? देखिए, मेरा मानना ये है तमन्ना जी कि कवि समाज का दर्पण होता है, ये सब जानते हैं और मानते हैं। अब दर्पण यदि चेहरा कुरूप है तो कुरूप दिखाएगा, यदि चेहरा सुंदर है तो सुंदर दिखाएगा। मैंने जो देखा बस वही लिखा, कहीं किसी बात में दोहरी बात या दिखने में कुछ और है, कहने में कुछ और है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। अब उस बात को जोड़ करके होता ही है, लोगों को जो बात नहीं पसंद आ रही है या जिससे लग रहा है कि इससे असर या सामने वाले को इससे कुछ मुनाफा हो गया या कोई बात हो गई, तो फिर वो कहने ही लग जाते हैं। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है, उनके कहने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। हम जो हैं हम वही रहेंगे। इसके जवाब में भी एक कविता हो जाए। मैं यही कहूँगी कि लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। मैं इसे पॉजिटिव ही लेती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जो कहती हूँ वो यदि लोग जल रहे हैं तो इसका मतलब मेरी तस्वीर बन रही है।
तो आप तरक्की मेरे कर रहे काम आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, डिजिटल युग की बात कर लेते हैं। डिजिटल युग में आपको क्या लगता है कि जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनको हिंदी को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये जेनजी का ज़माना है, तो हर तरह की कविताएं भी आज देखने को मिल रही हैं जिनके कई मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वहीं एक तबका ऐसा भी है जो अच्छे कवि हैं। अभी मैं बहुत देर पहले से बहुत लोगों को मैं सुन भी रही थी, तो लोकप्रियता की बात चल रही थी कि कहीं वो एग्री कर रहे थे कि लोकप्रियता को तो वो स्वीकार करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो कविताएं जा रही हैं वो भारी हैं, वज़नदार हैं या वो हल्की हैं, उन सबको दूसरी तरह से देखा जा रहा है। देखिए, इसको मैं दो बातें कहूँगी, एक है प्रसिद्धि और एक है प्रतिष्ठा। प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा, इन दोनों को आप, इन दोनों के समन्वय को लेकर के, इन दोनों को आप साथ साथ लेकर के अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। केवल प्रतिष्ठा है या केवल प्रसिद्धि है। सोशल मीडिया पर जो लोग बहुत कम टाइम में बहुत अपने आप को लोगों तक पहुंचा देते हैं, वो उतने ही कम टाइम में खुद को खो भी देते हैं। दोनों ही बातों का समन्वय कैसे बनाया जा सकता है? आप अपने लेखन को, आप जो लिख रहे हैं, आप लोग कहते हैं, मैं भी मानती हूँ, हम सब जानते हैं कि ये हमारी जो लेखन है, हमारी जो कविता है वो देन है, ईश्वर की देन है, बिल्कुल है। लेकिन इसमें भी हमारे जो गुरु होते हैं, उस्ताद होते हैं, उनसे सीखने की प्रक्रिया है। हमारे पास वो सीखने का स्थान है जहाँ हम जाकर के इसको सुधार सकते हैं। मंच पे आपके अनुभव आपकी प्रस्तुति को बढ़ाते हैं, आपके प्रस्तुति में निखार लाते हैं। वैसे ही बड़ों के साथ बैठने पर, या जो कविताओं के धनी हैं, जो लेखन के धनी हैं, साहित्य के धनी हैं, उनके साथ बैठने पर, उनसे चर्चा करने पर आप अपनी कविताओं के, अपने लेखन को आप सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसे मैं सकारात्मक रूप से इसलिए लेती हूँ, ये जितनी नई पीढ़ी यहाँ बैठी है, हमने बहुत इंतज़ार किया है कि हमें कहीं जाकर के मौका मिले और हम किसी मंच से जाकर के अपनी कविताओं को लोगों तक पहुँचाएं। उस समय उतने ही लोगों तक पहुँचा सके जितने लोग हमें सामने बैठ कर के सुन रहे थे, और उसके बाद जब रिकॉर्ड हुई तो वो किस माध्यम से लोगों तक पहुँची, वो एक अलग विषय है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी मंच का इंतज़ार नहीं करते, आपको किसी मंच की आवश्यकता नहीं है कि आप अपनी कविताओं को, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा लेखन नहीं है, नए नए जितनी ये नए जो आप जेनजी की आप बात कर रही हैं, ये नए लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं यदि इनको पढ़ा जाए तो। हमारे बाद की भी जो पीढ़ियाँ हैं, जो नए नए लड़के लड़कियाँ हैं जो किशोरावस्था में हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत बड़े बड़े स्तर की बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन बस वही बात है कि क्या उन्हें उतनी देर पकना पड़ रहा है जितनी देर पकने के बाद वो लोगों तक पहुँचेंगे, जो कि हमने किया है। अब उन्हें नहीं पकना पड़ रहा है, अब वो डायरेक्ट अपनी बात को सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को उनमें दिखाई देता है, पोटेंशियल दिखता है, लोग उन्हें बुलाते हैं, उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक हम लोग भी पहुँचे हुए हैं या हमसे बड़े जो कवि भी पहुँचे हुए हैं। तो मैं इसे पूरी तरह से सकारात्मक देखती हूँ। अब इसमें कहीं कहीं ये होता है कि कुछ कवि जिन्हें सोशल मीडिया का अनुभव नहीं है, जो नहीं जानते, जो अपने घर में हैं या जो उस एज के हैं, जो अपने भी समय में कभी मंचों तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो बहुत प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कई बार जब उनके साथ ये हो जाता है कि कुछ लोग उनकी कविताएं लेकर के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं अपने नाम से, केवल उस एक जगह, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए भी कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो इस बात का पता लगाएं कि ये किस उस बड़े कवि की कविता है जिसको उसका सम्मान उतना ही मिलना चाहिए जो कोई दूसरा अपने नाम पर ले रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप कविताओं की बात कर रही हैं और आपने कहा कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वहाँ उन तक आवाज़ पहुँचे, हर किसी के विचार अलग होते हैं जी। तो कविता के माध्यम से आम जन से आप कैसे जुड़ती हैं कि हर तबके के लोग तक आप जुड़ सकें? कविताओं के माध्यम से मेरी जो बातचीत होती है वो ज़्यादातर वही होती है जो लोगों में घटनाएं घट रही होती हैं। जैसे एक बहुत कॉमन सी बात मैं 4 पंक्तियों में कहूँगी कि सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है, तुझको तेरी मुझको मेरी दुनिया है, और जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है, उससे मिलकर जाना ये भी दुनिया है। कम ज़्यादा में उलझी दुनिया सारी है,
वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है, और तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी। तो जो हमारे बीच की बातें हैं, जो हमारे आए दिन घटने वाली बातें हैं, उन बातों को जब हम कविताओं में लेकर के आते हैं और बहुत आराम से कह देते हैं, हमारे कहते हैं सरल लिखना कठिन है, और सरल लिखना कठिन वाकई है। मैंने पंक्तियां कही हैं कि जिंदगी जब भी ख्वाब देती है, एक सबक की किताब देती है। जिंदगी जब भी ख्वाब देती है, एक सबक की किताब देती है, और शोर को खत्म करके देखेंगे खामोशी क्या जवाब देती है, खामोशी क्या जवाब देती है। थोड़ा तो जोर से तालियां बजा दीजिए। हाँ, आप लोग बिल्कुल भी मत शर्माइए। यहाँ तो आपकी तालियां मेरे लिए च्यवनप्राश का काम करेंगी। जी बिल्कुल, और अब तो तालियां बजनी चाहिए क्योंकि अच्छा। लास्ट मिनट में आप कितनी खूबसूरत कविता, हर कविता आपकी खूबसूरत है। आप क्या संदेश देना चाहती हैं युवा पीढ़ी को या फिर यहाँ बैठे तमाम श्रोताओं को? देखिए, मैं युवा पीढ़ी को तो एक ही बात कहूँगी, आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कई दोस्त हैं, हमें बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, जब पेज पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हम उनके रिप्लाई भी करते हैं, हम उनसे मिलते भी हैं, लोग हमें जानते भी हैं, हम उनसे बातचीत भी करते हैं। ऐसे में जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे पारिवारिक धरोहर हैं, कहीं ना कहीं हम उनको खोते जा रहे हैं। जहाँ हम कई लोगों से रोज़, हमें उतने फेस्टिवल याद भी नहीं है, इतने हमें पता भी नहीं थे, इतने त्यौहार, जितने त्यौहार हम सोशल मीडिया के माध्यम से रोज़ मनाते हैं। आज इसकी जयंती है, आज ये फादर्स डे है, आज ये डे है, आज वो डे है। हम मदर्स डे के दिन माँ को लेकर के जितनी बातें होती वो सारी कर डालते हैं। फ्रेंड्स डे पे हम जितनी दोस्ती, अच्छा दोस्ती से मुझे याद आ गया, ज़रा मैं 4 लाइन दोस्तों पे सुना दूँ कि मेरे नज़र में दोस्ती आखिर है क्या। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। तो दोस्ती से याद आया, तो इतने दोस्त, हमें याद भी नहीं है कि कितने दोस्त हैं। हमने वो जयंतियां जिन्हें हमने खुद इतिहास में नहीं पढ़ा, हम सोशल मीडिया पे वो जयंती के पोस्टर बनाना नहीं भूलते। पहले तो पोस्टर बनाने के लिए स्पेशली याद रखना पड़ता था, अब तो एक ऐसी ऐप आई है जिस ऐप को आप डाउनलोड करो, वो खुद याद दिला देती है आज इनकी जयंती, जिन्हें हम नहीं जानते उनकी जयंती मनाते। ऐसे में हम पैर छूने को, जो हमारे देश की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको हम पाए लागू की जगह थाए लागू कर देते हैं। ऐसे छू करके अपना निकल जाते हैं। हम नीचे जाकर, यदि हम ऊपर रह रहे हैं तो नीचे जाके माँ बाप के साथ 2 मिनट बैठकर बात नहीं करते। छोड़िए पैर छूना, 2 मिनट बैठकर बात नहीं करते, क्योंकि उनसे बात करने का अर्थ ये है कि हम उन्हें वो सुख दे रहे हैं जिस सुख को हम दिन रात कमाने में लगे हैं, और ये सोचते हैं कि इन्हें कैसे सुखी करेंगे। तो मेरे नौजवान साथियों को एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। और खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा। और आपने नारी शक्ति की बात कही थी, वो रह भी गई है। अच्छा, मैं ये पूछना भी चाह रही थी राणा जी से, इतना बड़ा आपने हिंदी का कार्यक्रम किया है, हिंदी को लेके मेरे से कोई प्रश्न भी नहीं पूछा, तो मैंने 3 प्रश्न पूछे मैं सुन नहीं पाई होंगी। तो मैं तो एक प्रश्न आपसे ये करना चाह रही थी कि आपने कुछ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ, जब से मैंने यही देखा है कि जब पुरुष को आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं तो उनको पुरुष ही बिठा दे रहे हैं। मेरा साक्षात्कार हुआ है तो आपने नारी बिठाई है। तो मैं बस
ऐसा संयोग हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं रही है। मैं बस लेकिन हिंदी है, हिंदी का मंच है, आप हिंदी की जानी मानी कवित्री हैं, तो आपको जो भी कहना है मैं चाहूँगा कि वो बिना कहे तो आप ना जाएं, नहीं कहें नो। ज़रूर। नहीं, मैं बिल्कुल। अच्छा, आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल, तो आप पूछिए ना। मैं ठीक है, वो कह रहे हैं आप कर लीजिए, उसके बाद पूछेंगे। मैं ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूँगी। मैं नारी शक्ति की आपने बात की थी और वो अनुभव भी साझा किया था, लेकिन मैंने जिस समय में संकल्प खुद को संकल्पित कर रही थी उस समय एक बात कही थी, या जितनी नारियां बैठी हैं वो भी शायद मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति, शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, कि किसी के जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। और जिस मंच की आपने बात की है, आपने कहा है कि आप लोगों से किस तरह से जुड़ती हूँ। लोगों से तो जुड़ती हूँ उनके बारे में, उनकी बात करके। कविता जब आप लिखते हैं और अपने भी बारे में लिखते हैं और जो जो आप महसूस करते हैं जब लिखते हैं, तो लोगों से अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबको सामना करनी होती हैं, उसके बारे में कह नहीं पाते। मुझसे कुछ लोग आते हैं, मुझसे बहुत लोग ये बात भी कहते हैं कि अनामिका, मैं आपकी ये लाइन सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। और यकीन मानिए, जब जब मैं हतोत्साहित होती हूँ, जब जब मुझे ऐसे लगता है कि अब कुछ जा सा रहा है, या जब जब मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। यहाँ पर जितने जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर फेस ऐसे बैठे हुए हैं जो यही करके आगे बढ़े हैं। नीलोत्पल जी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने ये सिद्ध किया है कि ये पंक्तियाँ किस हद तक सही हैं और हमने जी हैं, कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से अपने कद को खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज़्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। और हिंदी की जो बात कही है, तो मैं क्योंकि स्पंदन के इस मंच पर हूँ और हिंदी वो भाषा है जिस भाषा को मैं जो मानती हूँ वो ये है कि आप सभी भाषाएं हमें प्रिय हैं। मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, बुंदेली प्रिय है, भोजपुरी है, उर्दू है, तमिल है, कन्नड़ है, सभी भाषाएं सब बोलते हैं, वो बहुत प्रेम भी करते हैं, वो है। लेकिन कोई तो एक ऐसी भाषा हो जो इस देश के लिए पहचान हो, कोई एक ही हो सकता है, और वो हिंदी है। जो वो मुखिया है जिसने अपने इस पूरे परिवार को बना करके रखा है। यदि हम रिश्ते देखें या एक परिवार को देखें, तो उस परिवार में एक मुखिया होता है जो सभी को बहुत प्रेम से रखता है, और वो हिंदी वही करती है। तब मैं हिंदी के लिए एक बात कहती हूँ कि गंगा झेलम सतलज रेवा ब्रह्म सुता कालिंदी है। गंगा झेलम सतलज रेवा ब्रह्म सुता कालिंदी है। मानवता के भाल पे जगमग चांद सरीखी बिंदी है। मानवता के भाल पे जगमग चांद सरीखी बिंदी है। और आ अनपढ़ से ज्ञानी तक ले जाते हैं दुनिया को। आ अनपढ़ से ज्ञानी तक ले जाते हैं दुनिया को। प्रेम ग्रंथ जो भाषा रखती अंबर हम वो हिंदी है। प्रेम ग्रंथ जो भाषा रखती। समय कम है, नहीं तो सच में आपको सुनने रहने का मन कर रहा है। आपकी बात आपने जो कही है कि कवि धर्म क्या होना चाहिए, बेशक कवि धर्म वो होना चाहिए जो वो देख रहा है उसको लिखे। यदि आप ये कह रहे हैं कि जो सत्ता चल रहा है, यदि आप उसके पक्ष में लिख रहे हैं, तो आप पहले ये जान लीजिए कि क्या वो कवि वाकई वो करता है कि जब सत्ता जो चल रही होती है उसी के बारे में लिखने लग जाता है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि वो कवि केवल किसी एक विचारधारा विशेष को कह रहा है। और ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि जिस विचारधारा की वो बात कर रहा है वो विचारधारा उस सत्ता से मिल रही है। ये पहले उस कवि के बारे में भी जान लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जिसका मुगलों ने क्षरण किया, यदि उस सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा जा रहा हो
ऐसे में कवि चुप रह जाए तो मैं नहीं मानती कि कवि को चुप रहना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो और उस विचारधारा के पक्ष में कविता लिखना, यदि कोई कहता है कि ये सरकारी है तो मैं कह देती हूँ ठीक है। यदि ये कह रहे हैं कि सरकारी है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर का जो क्षरण हुआ, उस क्षरण को वापस उस धरोहर में बदलने के कार्य के पक्ष में कविता लिखना यदि सरकारी है तो सरकारी हूँ। हमारे जो सैनिक हैं उनके शौर्य के प्रमाण मांगे जाते रहे, उस शौर्य के प्रमाण मांगने के विरोध की विचारधारा के पक्ष में कविता लिखना यदि आप कहते हैं कि सरकारी है तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं सरकारी हूँ। यदि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उन भगवान श्री राम जो राम कृष्ण की धरती भारत जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का विषय है, उनके होने के प्रमाण मांगना और उसका विरोध करना, उसके विरोध की विचारधारा के पक्ष में यदि मैं कविता लिख रही हूँ और उसको कहा जा रहा है कि ये सरकारी है तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि सरकारी है। राष्ट्रवाद को गाना सरकारी है तो मानती हूँ कि सरकारी है। यदि सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा जा रहा हो और यदि मैं इस डेंगू और मलेरिया कहे जाने के विरोध में कविता कह रही हूं और उसको कहा जा रहा है कि आप सरकारी हैं तो ठीक है, फिर स्वीकार्य है कि मैं सरकारी हूं। कि दर्पण, या तो आप दर्पण कहना बंद कर दीजिए, आप ये कह दीजिए उस दर्पण पे एक पेंटिंग चिपका दी गई है, या फिर यदि आप दर्पण कह रहे हैं तो दर्पण का अर्थ ही यही है कि दर्पण वही दिखाएगा जो दिखेगा। यदि चेहरा कुरूप है तो कुरूप दिखाएगा, चेहरा सुंदर है तो सुंदर दिखाएगा। मैंने केवल राष्ट्र धर्म निभाया है, उसको लोगों ने वैसे स्वीकार किया है। जिस समय की सीमा है, वरना आपके प्रश्न का भी मैं अपने आप को राष्ट्र धर्म की ही कवित्री मानती हूँ। जो मैं राष्ट्र के लिए लिखती हूँ वही मैं पढ़ती हूँ। और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा और समझिएगा कि ये राष्ट्रवाद की ही कविता है और मैं राष्ट्रवाद को ही मानती हूँ। जो ये दौर है, उस दौर में नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। मैं इस भारत को गाती हूँ। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। यदि आप सब थोड़ी देर के लिए मेरा समर्थन यदि लगे कि बात सही है तो ही करिएगा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। बात सही है, बस वही लिखती हूँ। लोगों को लगता है, और मैंने कहा ना, होता क्या है, उन्हें अपने हिसाब से देखना होता है और यही बात वो करते हैं। आप खड़े हैं, आप अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी से। बहुत धन्यवाद। आज जाते जाते एक ही बात कहूंगी कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए। और नहीं गद्दार न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।